हमारे बहुत से साथियों का उससे वास्ता पड़ा, लेकिन वह बहुत बूढ़ी औरत है और उसने बताना शुरू किया कि वह कितनी चिड़चिड़ी और पक्का नहीं थी। और अगर आप इतना इंटरेस्ट देने में सिर्फ एक दिन से भी लेट हो जाते तो गिरवी रखी चीज़ खो जाती थी कि कैसे वह किसी चीज़ की कीमत का एक चौथाई हिस्सा देती थी और उस पर हर महीने 5 और 7% भी लेती थी, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट बकबक करता रहा, कहने लगा कि उसकी एक बहन लिज़ावेता थी और वह जिसे वह बेचारी छोटी सी चीज़ लगातार पीटती थी और एक छोटे बच्चे की तरह पूरी तरह गुलाम बनाकर रखती थी। हालांकि लिज़ावेता कम से कम 6 फीट लंबी थी। ओह, लिज़ावेता कम से कम 6 फीट लंबी थी। आपके लिए एक अद्भुत बात है, छात्र चिल्लाया और वह हंसा। लिज़ावेता के बारे में बात करने लगे। स्टूडेंट्स उसके बारे में अजीब तरह से मज़े से बात कर रहा था और लगातार हंस रहा था। और ऑफिसर ने बड़ी दिलचस्पी से सुना और उससे लिज़ावेता को कुछ मरम्मत करने के लिए भेजने को कहा। रस्कोल्निकोव ने एक भी शब्द नहीं छोड़ा और उसके बारे में सब कुछ जान लिया। लिज़ावेता उस बूढ़ी औरत से छोटी थी और उसकी सौतीली बहन थी, क्योंकि वह दूसरी माँ की बच्ची थी और वह 35 साल की थी। वह अपने बहन के लिए दिन रात काम करती थी और खाना बनाने और कपड़े धोने के अलावा वह सिलाई और एक के तौर पर भी काम करती थी। एलिजाबेथ अपनी बहन की इज्जत के भी तरह का बिना किसी भी तरह का ऑर्डर या काम लेने की हिम्मत नहीं करती थी। बूढ़ी औरत ने पहले ही अपनी वसीयत बना ली थी और लिजावेता को यह पता था, और इस वसीयत से उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। सिर्फ चलने फिरने का सामान, कुर्सियां वगैरह, सारा पैसा एन प्रांत में एक मठ में छोड़ दिया गया था ताकि हमेशा उसके लिए प्रार्थना की जा सके। एलिजाबेथ अपनी बहन के नीचे के पद पर थी, अविवाहित और दिखने में बहुत भद्दी, काफ़ी लंबी और लंबे पैर ऐसे लगते थे जैसे बाहर की ओर मुड़े हों। वह हमेशा फटे पुराने बकरी के चमड़े के जूते पहनती थी और साफ सुथरी थी। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा हैरानी और मज़ा इस बात पर आया कि एलिजाबेथ हमेशा गर्भवती रहती थी। लेकिन आप कहते हैं कि वह बहुत बुरी है, ऑफिसर ने कहा। हाँ, वह बहुत सांवली है और तैयार होकर किसी सैनिक जैसी दिखती है, लेकिन आप जानते हैं कि वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उसका चेहरा और आंखें बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और बहुत ज़्यादा, और इसका सबूत यह है कि बहुत से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वह बहुत नरम बली है, कुछ भी सहने को तैयार, हमेशा तैयार, कुछ भी करने को तैयार। और उसकी मुस्कान सच में बहुत प्यारी है। लगता है आपको वह खुद भी आकर्षक लगती है, ऑफिसर ऐसा उसकी अजीब हरकतों से। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं उस बूढ़ी औरत को मार सकता हूँ और पैसे लेकर भाग सकता हूँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बिना जरा सी भी अंतरात्मा को झकझोरे। स्टूडेंट ने प्यार से कहा। ऑफिसर फिर हंसा, जबकि रस्कोल्निकोव कांप गया। जबकि मैं उस बूढ़ी रस्कोल्निकोव कांप गया। कितना अजीब था यह। सुनो, मैं तुमसे यह सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, स्टूडेंट ने गुस्से में कहा। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन देखो, एक तरफ हमारे पास एक बेवकूफ़, ना समझ, बेकार, नफरत करने वाली, बीमार, भयानक बूढ़ी औरत है जो सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि असल में शरारत कर रही है, जिसे पता नहीं कि वह अपने लिए क्या जी रही है, और जो वैसे भी 1-2 दिन में मर जाएगी। समझे? हाँ, मैं समझ गया, ऑफिसर ने अपने एक्साइटेड साथी को ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। अच्छा तो सुनो, दूसरी तरफ मदद के अभाव में हर तरफ हजारों नई जवान जानें बर्बाद हो रही हैं इस बूढ़ी औरत के पैसों से, जो किसी मठ में दफना दिया जाएगा। लाखों अच्छे काम किए जा सकते हैं और मदद की जा सकती है। सैकड़ों, शायद हजारों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। दर्जनों परिवारों की गरीबी, बर्बादी, बुराई, लोग लोग अस्पतालों से बचाया जा सकता है, और यह सब उसके पैसों से। उसे मार डालो, उसके पैसे ले लो और उसकी मदद से इस इंसानियत, सेवा और भलाई बुराई के लिए खुद को लगा दो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हजारों अच्छे कामों से एक छोटा सा जुर्म खत्म नहीं हो जाएगा? एक जिंदगी के बदले हजारों लोग खराब होने और बर्बादी से बच जाएंगे। एक मौत और बदले में 100 जाने। यह सीधा सीधा साधा हिसाब है। इसके अलावा उस बीमार, बेवकूफ़, बदतमीज बूढ़ी औरत की जिंदगी के तराजू में क्या कीमत है? एक काले कीड़े की जिंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि उससे भी कम, क्योंकि वह बूढ़ी औरत नुकसान कर रही है, वह दूसरों की ज़िंदगी खराब कर रही है। वह पिछले दिन उसने काट लिया था
काट लिया था। लिजावेता की उंगली नफरत की वजह से कट गई थी, उसे लगभग काटना ही पड़ा था। बेशक वह जीने के लायक नहीं है, ऑफिसर ने कहा, लेकिन यह नेचर है। अच्छा भाई, लेकिन हमें नेचर को ठीक करना और सही रास्ता दिखाना है, और अगर ऐसा न होता तो हमें भेदभाव के समंदर में डूब जाना चाहिए। अगर ऐसा न होता तो कभी कोई महान आदमी नहीं बन पाता। वे कर्तव्य और विवेक की बातें करते हैं। मैं कर्तव्य और विवेक के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बात यह है कि हमारा उनसे क्या मतलब है। रुकिए, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। सुनिए, नहीं तुम रुको, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। सुनो कुआ, आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह बात बताइए कि क्या आप खुद उस बूढ़ी औरत को मार डालेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके लिए न्याय की बात कर रहा था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यह खुद नहीं करेंगे तो इसमें कोई न्याय नहीं है। चलो एक और गेम खेलते हैं। रसकुलोनिको बहुत ज़्यादा परेशान था। बेशक यह सब आम जवानी की बातें और सोच थी, जैसी उसने पहले कई बार अलग अलग तरह से और अलग अलग टॉपिक पर सुनी थी, लेकिन उसे ऐसी चर्चा और ऐसे आइडिया ठीक उसी समय क्यों सुनने को मिले जब उसका अपना दिमाग वही आइडिया सोच रहा था। जब उसका दिमाग वही आइडिया सोच रहा था, और क्यों ठीक उसी समय जब वह बूढ़ी औरत को अपने आइडिया का बीज लेकर आया था, तो उसके बारे में बातचीत का पता चला। यह इत्तेफाक उसे हमेशा अजीब लगता था। शराब खाने में हुई इस मामूली बातचीत का उसके बाद के कामों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उससे पहले से तय था। कोई गाइड करने वाला इशारा था। हे मार्केट से लौटकर वह सोफे पर लेट गया और पूरे 1 घंटे तक बिना हिले डुले बैठा रहा। इस बीच अंधेरा हो गया और उसके पास मोमबत्ती नहीं थी। सच तो यह है कि उसे मोमबत्ती जलाने का ख्याल भी नहीं आया। उसे कभी याद नहीं आया कि उस समय वह किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था या नहीं। आखिरकार उसे अपने पहले के बुखार और कंपकपी का एहसास हुआ, और उसे राहत मिली कि वह सोफे पर लेट सकता है। जल्द ही उसे भारी भारी नींद ने घेर लिया, मानो उसे कुचल रही हो। वह बहुत देर तक बिना सपने देखे सोता रहा। अगली सुबह 10 बजे उसे नस्ताशा उसके कमरे में आई और उसे जगाने में उसे मुश्किल हुई। वह उसके लिए चाय और ब्रेड ले आई। चाय फिर से दूसरी बार बनी थी और फिर से उसे अपने अपने टी पॉट में थी। हे भगवान, हे भगवान, वह कैसे सोता है? वह गुस्से से चिल्लाई, और वह हमेशा सोता रहता है। वह बड़ी मुश्किल से उठा, उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह खड़ा हुआ, अपने अटारी में करवट ली और फिर सोफे पर बैठ गया। मैं फिर से सोने जा रहा हूँ, नस्ताशा चिल्लाई। क्या तुम बीमार हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप थोड़ी चाय चाहते हैं? बाद में उसने एक प्रयास के साथ कहा। अपनी आंखें फिर से बंद कर ली और दीवार की ओर मुड़ गया। नस्ताशा उसके ऊपर खड़ी हो गई। शायद वह सच में बीमार है, उसने कहा, मुड़ी और बाहर चली गई। वह 2 बजे फिर सूप लेकर आई। वह पहले की तरह लेटा हुआ था। चाय वैसी ही पड़ी थी। नस्ताशा को बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में उसे जगाने लगी। तुम लट्ठे की तरह क्यों लेटे हो? वह उसे घृणा से देखती हुई चिल्लाई। वह उठा और फिर बैठ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला और फर्श को घूरता रहा। तुम बीमार हो या नहीं? नस्ताशा ने पूछा, और फिर कोई जवाब नहीं मिला। बेहतर होगा कि तुम बाहर जाकर थोड़ी हवा ले लो, उसने कहा। कुछ देर रुकने के बाद, तुम इसे खाओगे या नहीं? बाद में, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। तुम जा सकती हो, और उसने उसे बाहर जाने का इशारा किया। वह थोड़ी देर रुकी और उसे दया से देखकर बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद उसने अपनी आँख उठाई और काफ़ी देर तक चाय और सूप को देखता रहा। फिर उसने ब्रेड ली और चम्मच उठाया, खाने लगा। उसने थोड़ा थोड़ा 3-4 चम्मच बिना भूख के किसी मशीन की तरह खाया। उसका सिर दर्द कम करने लगा। खाना खाने के बाद वह फिर से सोफे पर लेट गया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बिना हिले डुले तकिए में चेहरा छिपाए लेटा रहा। उसे दिन में सपने आते थे, और ऐसे ही अजीब सपने। एक आत्मा जो बार बार आता है। उसे लगता था कि वह अफ्रीका में, मिस्र में किसी ओएसिस में है। कारवां आराम कर रहा था। ऊँट शांति से लेटे हुए थे। ताड़ के पेड़ चारों ओर एक पूरा घेरा बना खड़े थे। पूरी पार्टी डिनर कर रही थी, लेकिन वह पास में ही एक झरने से पानी पी रहा था, जो कलकल करता हुआ बह रहा था, और वह बहुत ठंडा था। वह अद्भुत नीला ठंडा पानी रंग बिरंगे पत्थरों के बीच और साफ रेत पर बह रहा था, जो वहां सोने की तरह चमक रही थी। अचानक उसे घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका, होश में आया, सिर उठाया, खिड़की से बाहर देखा और यह देखकर कि कितनी देर हो गई, अचानक एकदम से उछल कर जाग गया, जैसे किसी ने उससे सोफे से खींच लिया हो।
वह दबे पांव दरवाजे तक गया, चुपके से उसे खोला और सीढ़ियों पर खड़े होकर सुनने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन सीढ़ियों पर सब शांत था, जैसे सब सो रहे हों। उसे यह अजीब और डरावना लग रहा था कि पिछले दिन से इतनी भूल कर सोया हुआ था। उसने सब कुछ नहीं किया था, अभी तक कुछ तैयार नहीं था, और इस बीच शायद 6 बज गए थे। और उसकी नींद और बेहोशी के बाद एक अजीब बुखार वाली, जैसी ध्यान भटकाने वाली जल्दी हुई, लेकिन तैयारी बहुत कम थी। उसने अपने सारी एनर्जी सब कुछ सोचने और कुछ भी न भूलने में लगा दी, और उसका दिल इतना जोर से धड़कता रहा, वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। सबसे पहले उसे एक फंदा बनाना पड़ा और अपने ओवरकोट में सिलना पड़ा। यह एक पल का काम था। उसने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और उसके नीचे रखे लिनन में एक घिसी पिटी पुरानी बिना धुली कमीज निकाली। उसके फटे कपड़ों में उसने एक लंबी पट्टी निकाली जो कुछ इंच चौड़ी और करीब 16 इंच लंबी थी। उसने इस पट्टी को 2 हिस्सों में मोड़ा, अपना चौड़ा मजबूत गर्मियों का ओवरकोट उतारा जो मोटे सूती कपड़े का बना था, उसका इकलौता बाहरी कपड़ा, और फटे कपड़ों के दोनों सिरों को अंदर की तरफ बाईं बाजू के नीचे सिलना शुरू कर दिया। सिलते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने इसे इसे कामयाबी से किया, ताकि जब उसने कोट दोबारा पहना तो कुछ भी न दिखे। सुई और धागा उसने बहुत पहले ही तैयार कर लिया था, और वे उसके टेबल पर एक कागज के टुकड़े में रखे थे। फंदे की बात ही तो कर लें। अब उसका अपना एक बहुत ही चालाक तरीका था। फंदा कुल्हाड़ी के लिए था। उसके लिए कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर सड़क पर ले जाना नामुमकिन था, और अगर वह उसे कोट के नीचे तो छिपाती तो भी उसे अपने हाथ से सहारा देना पड़ता, तो पता चल जाता। तो उसे बस अब कुल्हाड़ी का सिरा फंदे में डालना था, और अंदर उसकी बाँह के नीचे चुपचाप लटक जाती थी। कोट की जेब में जब हाथ डालकर वह हैंडल के सिरे को पूरी तरह से पकड़ सकता था, ताकि वह झूले नहीं, क्योंकि कोट बहुत भरा हुआ था। असल में एक आम बोरा था, इसलिए बाहर से यह नहीं दिख रहा था कि उसने जेब में रखे हाथ से कुछ पकड़ा हुआ था। यह फंदा भी उसने 2 हफ्ते पहले डिज़ाइन किया था। जब उसने यह पूरा काम कर लिया तो उसने सोफे और फर्श के बीच एक छोटी सी जगह में हाथ डाला, बाएं कोने में टटोला, और वह गिरवी रखी चीज़ निकाली जिसे उसने बहुत पहले तैयार करके वहीं छिपा दिया था। हालांकि यह गिरवी रखी हुई लकड़ी का एक चिकना टुकड़ा था जो चांदी के सिगरेट की केस की साइज की और मोटाई का था। उसने यह लकड़ी का टुकड़ा एक आंगन में घूमते हुए उठाया जहाँ किसी तरह की वर्कशॉप थी। बाद में उसने लकड़ी में लोहे का एक पतला चिकना टुकड़ा जोड़ा जो उसने उसी समय सड़क से उठाया था। लोहे के उस टुकड़े पर जो थोड़ा छोटा था रखकर उसने उन्हें बहुत मजबूती से बांधा। उसके चारों ओर धागा बार बार क्रॉस किया, फिर उन्हें ध्यान से नज़ाकत से साफ सफ़ेद कागज में लपेटा और पार्सल को इस तरह से बांध दिया कि उसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाए। यह इसलिए था ताकि बुढ़िया का ध्यान कुछ देर के लिए भटक जाए जब वह गांठ खोलने की कोशिश कर रही थी, और इस तरह एक पल मिल जाए। लोहे की पट्टी वजन देने के लिए जोड़ी गई थी ताकि औरत को पहले मिनट में अंदाजा न हो सके चीज़ लकड़ी की बनी है। यह सब उसने पहले से सोफे के नीचे रखा था। उसने अभी अभी प्लेज निकाला ही था कि उसे अचानक आंगन में किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत पहले 6 बज गए। बहुत समय पहले, हे भगवान! वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गया, सुनने लगा, अपनी टोपी उठाई और बिल्ली की तरह सावधानी से बिना आवाज़ किए 13 सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसे अभी भी सबसे ज़रूरी काम था किचन से कुल्हाड़ी चुराना। उसने बहुत पहले तय कर लिया था कि यह काम कुल्हाड़ी से ही करना है। उसके पास एक पॉकेट प्रूनिंग नाइफ भी था, लेकिन वह चाकू पर अपनी ताकत पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आखिरकार कुल्हाड़ी पर ही भरोसा करने का फैसला किया। हम इस मामले में उसके सभी आखिरी फैसलों में एक खास बात पर ध्यान देना चाहेंगे। उनमें एक अजीब बात थी, वे जितने आखिरी होते उसकी नज़रों में उतने ही भयानक और बेतुके हो जाते। अपने अंदर की तकलीफ के बावजूद वह एक पल के लिए भी अपने प्लान के पूरा होने पर यकीन नहीं कर
कर पाया। और सच में अगर कभी ऐसा होता कि हर छोटी से छोटी बात पर सोचा जा सकता था और आखिर में सब कुछ तय हो जाता और किसी भी तरह उसका पक्का भरोसा नहीं रहता, तो ऐसा लगता है कि वह कुछ बेतुका डरावना और नामुमकिन मानकर छोड़ देता। लेकिन बहुत सारी अनसुलझी बातें और भरोसे की बातें बनी रही। जहाँ कुल्हाड़ी लेने की बात उस छोटे से काम में उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि इसे आसान आसान कुछ नहीं हो सकता था। नस्ताशा हमेशा घर से बाहर रहती थी, खासकर शाम को। वह पड़ोसियों के यहाँ या किसी दुकान पर भाग जाती थी और हमेशा दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ देती। यही एक बात थी जिसके लिए मकान मालकिन उसे हमेशा डांटती रहती थी, और इसलिए जब समय आता तो उसे बस चुपचाप किचन में जाकर कुल्हाड़ी ही लेनी होती और 1 घंटे बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता अंदर जाकर उसे वापस रख देना होता। लेकिन ये शक वाली बातें थी। मान लीजिए कि वह 1 घंटे बाद उसे वापस रखने के लिए लौटा और नस्ता से वापस आकर वहीं थी, तो बेशक उसे वहां से गुजरना पड़ता और उसके फिर से जाने का इंतजार करना पड़ता। लेकिन मान लीजिए कि इस बीच उसे कुल्हाड़ी न मिले, वह उसे ढूंढे या शोर मचाए, तो इसका मतलब होगा शक, या कम से कम शक का आधार। लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें थीं जिनके बारे में उसे सोचना भी शुरू नहीं किया था। और सच तो यह है कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। वह मुख्य बातों के बारे में सोच रहा था और उस छोटी मोटी बातों को तब तक टालता रहा जब तक कि वह उन सब पर यकीन न कर ले। लेकिन यह बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। कम से कम उसे तो ऐसा ही लग रहा था। उदाहरण के लिए वह सोच भी नहीं सकता था कि वह कभी सोचना छोड़ देगा, उठेगा और बस वहाँ चला जाएगा। यहाँ तक कि उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट, यानी उस जगह का आखिरी सर्वे करने के मकसद से उसकी विजिट भी एक एक्सपेरिमेंट की कोशिश थी। अगली चीज़ होने से कोसों दूर, जैसे कोई कहे आओ चलकर इसे आजमाएं, इसके बारे में सपने क्यों देखें। और वह तुरंत टूट गया और खुद पर गुस्सा होकर कोसते हुए भाग गया। इसी बीच नैतिक सवाल के बारे में ऐसा लगता है कि उसका एनालिसिस पूरा हो गया था। उसके तर्क वितर्क उस तरह की तरह तेज हो गई थी और उसे खुद में कोई ऐसी एतराज़ नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिर में उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया और लगातार गुलामी की तरह तरह हर तरफ से तर्क ढूंढता रहा, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो और अपनी ओर खींच रहा हो। शुरू में असल में बहुत पहले वह एक ही सवाल में बहुत उलझा हुआ था। लगभग सभी जुर्म इतनी बुरी तरह से क्यों छुप जाते हैं और इतनी आसानी से क्यों पकड़े जाते हैं, और लगभग सभी क्रिमिनल इतने साफ निशान क्यों छोड़ जाते हैं। वह धीरे धीरे कई अलग अलग और अजीब नतीजों पर पहुंचा, और उसकी राय में इसका मुख्य कारण जुर्म को छिपाना नामुमकिन होना नहीं था, बल्कि खुद क्रिमिनल था। लगभग हर क्रिमिनल बचकानी और बहुत ज़्यादा लापरवाही की वजह से विल और लॉजिक पावर की कमी का शिकार होता था। और ठीक समय पर समझदारी और सावधानी सबसे ज़रूरी होती है। उसका मानना था कि लॉजिक का ख़त्म होना और विल पावर की कमी इंसान पर एक बीमारी की तरह हमला करती है, धीरे धीरे बढ़ती है और जुर्म करने से ठीक पहले अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाती है। जुर्म के समय और उसके बाद हर मामले के हिसाब से ज़्यादा या कम समय या उतनी ही तेज़ी से जारी रहती है, फिर किसी दूसरी बीमारी की तरह ख़त्म हो जाती है। सवाल कि क्या बीमारी जुर्म को जन्म देती है या जुर्म अपने खास नेचर की वजह से हमेशा बीमारी जैसी किसी चीज़ के साथ होता है, वह अभी तय नहीं कर पा रहा था। जब वह इन नतीजों पर पहुंचा तो उसने तय किया कि उसके मामले में कोई बुरा रिएक्शन नहीं हो सकता, कि अपने प्लान को पूरा करते समय उसकी समझ और इच्छा शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका प्लान कोई जुर्म नहीं था। हम उस पूरी प्रोसेस को छोड़ देंगे जिससे वह इस आखिरी नतीजे पर पहुंचा। हम पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। हम बस इतना जोड़ सकते हैं कि इस मामले में प्रैक्टिकल, पूरी तरह से भौतिक मुश्किलें उसके दिमाग में दूसरी जगह रखती हैं। इनसे निपटने के लिए बस अपनी सारी इच्छा शक्ति और समझ रखनी होती है। और जब कोई इस काम को छोटी छोटी बातों से परिचित हो जाता है तो वे दूर हो जाती हैं। लेकिन यह तैयारी कभी शुरू नहीं हुई थी। उसके आखिर फैसलों में उसे सबसे कम भरोसा था। और जब वह समय आया तो सब कुछ बिल्कुल अलग तरह से हुआ, मानो
अचानक हुआ हो। सीढ़ियों से उतरने से पहले एक छोटी सी बात ने उसका हिसाब बिगाड़ दिया। वह मकान मालकिन के किचन में पहुंचा। उसका दरवाजा हमेशा की तरह खुला था, तो उसने ध्यान से अंदर जाकर और नस्ताशा की गैर मौजूदगी में मकान मालकिन को खुद वहां या अगर नहीं तो उसको अपने कमरे का दरवाजा बंद है ताकि वह कुल्हाड़ी लेने अंदर आए तो वह बाहर न झांक सके। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने अचानक देखा कि नस्ताशा न सिर्फ किचन में घर जैसी थी, बल्कि वहां टोकरी के कपड़े निकालकर रस्सी पर लटकने में भी लगी हुई थी। उसे देखकर उसने कपड़े टांगना छोड़ दिया और उसकी तरफ मुड़ी, और जब भी वह गुजरता उसे घूरती रही और अपनी आंख फिर फेर ली। और ऐसा चला गया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया था। उसे उसके पास कुल्हाड़ी नहीं थी। वह बहुत परेशान था। मुझे ऐसा क्यों लगा, उसने गेटवे के नीचे जाते हुए सोचा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वह पक्का उस समय पर नहीं रही होगी। क्यों 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 मैंने यह पक्का मान लिया। वह कुचल गया और बेइज्जत भी हुआ, और गुस्से में वह खुद पर हंस सकता था। उसके अंदर एक हल्का सा जानवरों जैसा गुस्सा उबल रहा था। वह गेटवे पर झिझकते हुए खड़ा खड़ा था। दिखावे के लिए सड़क पर जाना टहलना घिनौना था, अपने कमरे में वापस जाना और भी घिनौना। और मैंने हमेशा के लिए क्या मौका खो दिया है। वह गेटवे पर बिना किसी मकसद के खड़ा होकर बुदबुदाया। पोर्टर्स के छोटे से अंधेरे कमरे के ठीक सामने जो खुला भी था। अचानक वह चौंक गया। पोर्टर्स के कमरे में उससे 2 कदम दूर दाईं ओर बेंच के नीचे चमकती हुई किसी चीज ने उसकी नजरें खींची। उसने अपने चारों ओर देखा, कोई नहीं। वह दबे पांव कमरे से बाहर गया, 2 सीढ़ियां नीचे उतरा और धीमी आवाज में पोर्टर्स को पुकारा। हाँ, घर पर नहीं, कहीं पास में, आंगन में, क्योंकि दरवाजा खुला है। वह एक कुल्हाड़ी थी की ओर दौड़ा कुल्हाड़ी की ओर दौड़ा और उसे बेंच के नीचे से निकाला, जहां तक लकड़ी के 2 टुकड़ों के बीच में रखी थी। बाहर जाने से पहले उसने तुरंत उसे फंदे में ले लिया और दोनों हाथ अपनी जेबों में डाल लिए। कमरे से बाहर चला चला किसी ने उसे नहीं देखा था। जब जब समझ काम नहीं करती तो शैतान मदद करता है, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ सोचा। इस मौके ने उसका हौसला बढ़ा दिया। वह चुपचाप और धीरे धीरे बिना किसी जल्दी के चल रहा था ताकि किसी को शक न हो। वह आने जाने वालों को मुश्किल से देख रहा था, उनके चेहरे देखने से बचने की कोशिश कर रहा था और जितना हो सके कम ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे अपनी टोपी का ख्याल आया। हे भगवान, मेरे पास परसों ही पैसे थे और मुझे पहनने के लिए टोपी नहीं मिली। उसके मन में एक कोस उठी। उसने अपनी आंख के कोने से एक दुकान में जाकर दीवार पर लगी घड़ी में देखा कि 7:10 हो रहे थे। उसे जल्दी करनी थी और साथ ही किसी तरह घूमकर दूसरी तरफ से घर पहुंचना था। जब उसने पहले से यह सब सोचा था तो उसे कभी कभी गलत लगता था। वह बहुत डर जाएगा, लेकिन अब वह ज़्यादा नहीं डरता था। सच में बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसका मन फालतू की बातों में भी लगा रहता था, लेकिन ज़्यादा देर तक किसी चीज़ में नहीं। जैसे ही वह यूसुपोव गार्डन से गुजरते हुए बड़े बड़े फवारे बनाने और सभी चौकों के माहौल पर उनके ताजगी भरे असर के बारे में सोचने में पूरी तरह से डूब गया। धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि अगर गर्मियों के गार्डन को मॉस के मैदानों तक बढ़ा दिया जाए तो शायद मिखाइलोवस्की पैलेस के गार्डन से जोड़ दिया जाए तो यह एक शानदार चीज़ होगी और शहर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। फिर उसे इस सवाल में दिलचस्पी हुई कि सभी बड़े शहरों में लोग सिर्फ ज़रूरत की वजह से क्यों नहीं, बल्कि किसी अजीब तरह के शहर के उन हिस्सों में रहने के लिए क्यों तैयार होते हैं जहाँ न तो गार्डन है, न ही फव्वारे, जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी, बदबू और हर तरह की गंदगी है। फिर उसे मार्केट में अपनी सैर याद आ गई और एक पल के लिए वह असलियत से जाग गया। क्या बकवास है, उसने सोचा। बेहतर होगा कि कुछ भी न सोचा जाए। तो शायद मौत की सजा पाने वाले लोग रास्ते में मिलने वाली हर चीज़ को दिमाग के तौर पर पकड़ लेते हैं। तो उसके दिमाग में यह बात उसके दिमाग में कौंधी, लेकिन बस बिजली की तरह कौंधी। उसने जल्दी ही इस ख्याल को निकाल दिया और अब तक वह पास आ चुका था। यह रहा घर, यह रहा गेट। अचानक कहीं एक घड़ी ने एक बार बजाया। क्या अभी 7:30 बज रहे हैं? नामुमकिन, यह तो बहुत तेज होगा। खुशकिस्मती से गेट पर फिर से सब ठीक हो गया।
ठीक उसी समय, जैसे कि उसके फायदे के लिए ही, घास से भरा भरा एक बड़ा वैगन गेट पर आ गया था। उसने उसे गेटवे के नीचे से गुजरते समय पूरी तरह से ढक दिया था और वैगन को मुश्किल से यार्ड में घुसने का समय मिला था इससे पहले कि वह एक झटके से दाईं ओर से फिसल गया। वैगन के दूसरी तरफ से चिल्लाने और झगड़े की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन किसी ने उसे नोटिस नहीं किया और कोई उससे मिला ही भी नहीं। उस समय उस बड़े चौकोर आंगन में दिखने वाली कई खिड़कियां खुली, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। बूढ़ी औरत के कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियां पास ही थी, गेटवे तक ठीक दाईं ओर। वह पहले से ही सीढ़ियों पर था, एक सांस लेते हुए, अपना दिल धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए, एक बार फिर कुल्हाड़ी को टटोलते हुए और उसे सीधा करते हुए वह धीरे धीरे और सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर पल सुनता रहा, लेकिन सीढ़ियाँ भी बिल्कुल सुनसान थी, सारे दरवाजे बंद थे, उसे कोई नहीं मिला। पहली मंजिल पर एक फ्लैट सच में खुला हुआ था और उसमें पेंटर्स काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, 1 मिनट सोचा और फिर आगे बढ़ गया। बेशक अगर वे यहाँ न होते तो अच्छा होता, लेकिन यह उनसे 2 मंजिल ऊपर है। वह चौथी मंजिल पर थी। यहाँ दरवाज़ा था, यहाँ सामने वाला फ्लैट था, खाली वाला। बूढ़ी औरत के नीचे वाले फ्लैट भी साफ तौर पर खाली था। दरवाजे पर लगा विजिटिंग कार्ड फट गया था। वे चले गए थे। उसकी सांस फूल रही थी। एक पल के लिए उसका मन में ख्याल आया, क्या मैं वापस जाऊँ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बूढ़ी औरत के दरवाजे पर सुनने लगा। एकदम सन्नाटा। फिर उसने सीढ़ियों पर फिर से सुना, बहुत देर तक और ध्यान से सुना। आखिरी बार अपने चारों ओर देखा और खुद को संभाला, ऊपर खींचा और फिर एक बार कुल्हाड़ी से फंदे में डालने की कोशिश की। क्या मैं बहुत पीला पड़ गया हूँ? उसने सोचा। क्या मैं साफ तौर पर परेशान नहीं हूँ? उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब तक मेरा दिल धड़कना बंद न हो जाए? लेकिन उसका दिल नहीं रुका, बल्कि जैसे उसे चिढ़ाने के लिए उसका दिल और जोर से धड़कने लगा और अब बर्दाश्त नहीं कर सका था। उसका दिल और धड़कने लगा, धड़कना बंद न हो जाए और अब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने धीरे से अपना हाथ घंटी की तरफ बढ़ाया और बजाई। आधे मिनट के बाद उसने फिर से घंटी बजाई, ज़्यादा जोर से। कोई जवाब नहीं। घंटी बजाते रहना बेकार और बेमतलब था। बूढ़ी औरत बेशक घर पर थी, लेकिन वह शक में थी और अकेली थी। उसे उसकी आदतों के बारे में कुछ पता था और एक बार फिर से उसने दरवाजे पर कान लगाया। या तो उसके सेंस अजीब तरह से तेज थे, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, या आवाज़ में बहुत ही साफ थी। खैर, उसे अचानक ताले पर किसी हाथ से सावधानी से छूने के दरवाजे पर स्कर्ट की सरसराहट आवाज़ सुनाई दी। कोई चुपके से ताले के पास खड़ा था। जैसे वह बाहर खड़ा था, वैसे ही अंदर भी कोई चुपके से सुन रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कान दरवाजे पर लगा हो। वह जानबूझकर थोड़ा हिला और जोर से बुदबुदाया ताकि वह छिपाने लगे। और फिर तीसरी बार घंटी बजाई, लेकिन चुपचाप, होश में और बिना बेसब्री के। बाद में उसे याद करते हुए उसके पल में दिमाग में हमेशा के लिए साफ साफ याद आ गया। वह समझ नहीं पा रहा था उसने इतनी चालाकी कैसे की, लेकिन क्योंकि उसका दिमाग कुछ पलों के लिए धुंधला सा हो गया था, उसे अपना शरीर का लगभग होश नहीं था। एक पल बाद उसे कुंडी खुलने की आवाज़ सुनी। अध्याय 7। अध्याय 7। दरवाज़ा पहले की तरह थोड़ा सा खुला और फिर से अंधेरे में से दो तेज और शक भरी आंखें उसे घूरने लगी। और फिर रस्कुलोनिकोव का दिमाग पूरी तरह से घूम गया और वह लगभग एक बड़ी गलती कर बैठा। उसे डर था कि बुढ़िया उनके अकेले होने से डर जाएगी और उसे देखकर उसका शक दूर हो जाएगा। इसलिए उन्हें दरवाज़ा पकड़ा और अपनी तरफ खींचा ताकि बुढ़िया उसे दोबारा बंद करने की कोशिश न कर सके। यह देखकर उसने दरवाज़ा वापस नहीं खींचा, लेकिन उसने हैंडल भी नहीं छोड़ा, जिससे वह उसे लगभग घसीटते हुए सीढ़ियों पर ले गया। यह देखकर कि वह दरवाजे पर खड़ी है, उसे जाने नहीं दे रही है, वह सीधे उसकी तरफ बढ़ा। वह घबराकर पीछे हट गई, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसकी खुली आंखें उसे घूर रही थी। गुड इवनिंग इलियोना इवानोवना, उसने बोलना शुरू किया, आसानी से बोलने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी बात नहीं मान रही थी। वह टूट रही थी और काँप रही थी। मैं कुछ लाया हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि हम अंदर आएं रोशनी में।
और मैं उसे छोड़कर वह बिना बुलाए सीधे कमरे में चला गया। बूढ़ी औरत उसके पीछे दौड़ी, उसकी जबान खुली हुई थी। हे भगवान, यह क्या है? यह कौन है? तुम क्या चाहते हो? एल अलेओना इवानोवना, तुम मुझे जानती हो। रस्कोल्निकोव, लो, मैं तुम्हारे लिए लिए वो वचन लाया हूँ जिसका मैंने कुछ दिन पहले वादा किया था। और उसने वचन आगे बढ़ाया। बूढ़ी औरत ने एक पल के लिए गिरवी रखे हुए आदमी पर नजर डाली, लेकिन फिर वह अचानक अपने बिन बुलाए हुए मेहमान की आंखों में देखने लगी। वह ध्यान से गुस्से से और शक से देख रही थी। 1 मिनट बीता, उसे उसे उसकी आंखों में एक ताना जैसा भी लगा, जैसा उसे पहले से ही सब कुछ अंदाजा हो गया। उसे लगा कि उसका दिमाग घूम रहा है। वह लगभग डर गया था, इतना डर गया था कि अगर वह ऐसे देखती और आधे मिनट तक एक शब्द भी नहीं कहती तो उसे ऐसा लगा कि उससे भाग जाएगा। तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं, उसने अचानक उस गुस्से में कहा। अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, मुझे जल्दी है। उसने यह कहने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अचानक यह बात अपने आप कह गई। बूढ़ी औरत ने खुद को संभाला और उसके विजिटर के पक्के लहजे के तौर पर उसका कॉन्फिडेंस वापस ला दिया। लेकिन क्यों महोदय, बस 1 मिनट के लिए? यह क्या है? उसने परितीजा को देखते हुए पूछा। चांदी का सिगरेट केस, मैंने पिछली बार इसके बारे में बात की थी, तुम्हें पता है। उसने उसका हाथ पकड़े रखा। लेकिन तुम कितने पीले पड़ गए हो, सच में, और तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं। क्या तुम नहाए हो या और क्या? बुखार, उसने अचानक जवाब दिया। अगर आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो आप पीले पड़ ही जाते हैं, उसने मुश्किल से शब्द बोलते हुए कहा। उसकी ताकत फिर से जवाब दे रही थी, लेकिन उसका जवाब सच जैसा लग रहा था। बूढ़ी औरत ने कसम खाई। क्या बात है? उसने एक बार फिर पूछा, रस्कोल्निकोव को ध्यान में रखते हुए और अपना हाथ में गिरवी चीज़ रखते हुए और तोलते हुए। एक चीज़, सिगरेट की चांदी से देखो, यह किसी तरह की चांदी जैसा नहीं लगता। उसने इसे कैसे लपेटा है? रस्सी खोलने की कोशिश करते हुए और खिड़की की तरफ मुड़ते हुए। उसने सारी खिड़कियां बंद की थी। दम घोटने वाली गर्मी के बावजूद उसने कुछ सेकंड के लिए उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। और उसने अपने कोट के बटन खोले और कुल्हाड़ी को फंदे से आज़ाद किया, लेकिन अभी उसे पूरी तरह से नहीं निकाला था। बस उसे कोट के नीचे अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए था और उसके हाथ बहुत कमज़ोर हो गए थे। उसे हर पल उन्हें और सुन्न और लकड़ी जैसा महसूस हो रहा था, जैसे डर था कि कहीं कुल्हाड़ी फिसल कर गिर न जाए। अचानक उसे चक्कर आने लगा। लेकिन उसने इसे इस तरह से क्यों बांधा? बूढ़ी औरत गुस्से से चिल्लाई और उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास खोने के लिए 1 मिनट भी नहीं था। उसने कुल्हाड़ी को पूरी तरह से बाहर निकाला, दोनों दोनों हाथों से घुमाया। उसे खुद का भी होश नहीं था और लगभग बिना किसी कोशिश के, लगभग मशीन की तरह कुल्हाड़ी का कुंदा हिस्सा किया और उसके सिर पर गिरा दिया। ऐसा लगा कि उसने इसमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे उसने एक बार कुल्हाड़ी नीचे की, उसकी ताकत वापस आ गई। बुढ़िया हमेशा की तरह बिना सिर के थी। उसके पतले हल्के बाल, जिनमें सफ़ेद धारियाँ थीं और उन पर मोटा ग्रीस लगा हुआ, चूहे की पूंछ की तरह बंधे थे और एक टूटी हुई सींग की कंघी से बंधी थी और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर दिख रही थी। क्योंकि वह बहुत छोटी थी, इसलिए वार उसके सिर के ठीक ऊपर लगा था। वह चिल्लाई, लेकिन बहुत धीरे से, और अचानक ज़मीन पर ढेर हो गई। अपने हाथ सिर पर रखे, एक हाथ में उसने अभी भी प्लेस पकड़ा हुआ था। फिर उसने उसे एक और वार किया और फिर एक और वार उसी जगह पर। खून ऐसे निकला जैसे किसी उल्टे गिलास से निकल रहा हो। शरीर पीछे गिर गया। वह पीछे हटा और उसे गिरने दिया और तुरंत उसके चेहरे पर झुक गया। वह मर चुकी थी। उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकलने लगी थी। वह मर चुकी थी। उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकलने लगी थी। बोहें बोहें
भौहें और पूरा चेहरा सिकड़ा हुआ और रेंट गया था। उसने कुल्हाड़ी लाश के पास जमीन पर रखी और तुरंत उसकी जेब में हाथ डाला। बहने वाली लाश से बचने की कोशिश करते हुए वह दाहिनी जेब में जिसमें उसने पिछली चाबी जिसमें उसने पिछली बार चाबी निकाली थी, वह पूरी तरह से होश में था। उसे कोई कंफ्यूजन या चक्कर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हाथ अभी कांप रहे थे। उसे बाद में याद आया कि वह खासतौर पर शांत और सावधान था, हर समय खून से सना होने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत चाबियां निकाली। वे सभी पहले की तरह एक स्टील के छल्ले पर एक गुच्छे में थी। वह उन्हें लेकर तुरंत बेडरूम में भागा। यह एक बहुत छोटा कमरा था, जिसमें पवित्र मूर्तियों का एक पूरा मंदिर था। दूसरी दीवार के सहारे एक बहुत बड़ा बिस्तर, बहुत साफ और रेशमी पेचवर्क वाली रजाई से ढका हुआ था। तीसरी दीवार के पास दराजों वाला एक संदूक था। अजीब बात है, जैसे उसने चाबियां संदूक में फिट करना शुरू किया, जैसे ही उसने उनकी खनक सुनी तो उसे एक जोरदार झटका लगा। अचानक उसका मन किया कि सब कुछ छोड़कर चला जाए, लेकिन यह सिर्फ एक पल के लिए था। वापस जाने में उसे बहुत देर हो चुकी थी। वह खुद पर मुस्कुराया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक और डरावना ख्याल आया। उसे अचानक लगा कि बूढ़ी औरत अभी भी जिंदा हो सकती है और होश में आ सकती है। और चाबियां संदूक में छोड़कर वह वापस लाश के पास भागा, कुल्हाड़ी उठाई और उसे एक बार फिर और बूढ़ी औरत के ऊपर उठाया, लेकिन नीचे नहीं गिराया। इसमें कोई शक नहीं था कि वह मर चुकी थी। नीचे झुककर फिर से और ध्यान से देखने पर उसने साफ देखा कि उसकी खोपड़ी टूटी हुई है और एक तरफ से बुरी तरह से घायल भी थी। वह उसे अपनी उंगली से छूने ही वाला था, लेकिन उसे अपना हाथ पीछे खींच लिया और सच में यह बिना उंगली के साफ दिख रहा था। इस बीच वहाँ खून का पूरा तालाब था। अचानक उसने उसकी गर्दन पर एक डोरी रखी। उसने उसे खींचा, लेकिन डोरी मजबूत थी और टूटी नहीं। इसके अलावा वह खून से भीगी हुई थी। उसने उसे ड्रेस के सामने खींचने की कोशिश की, लेकिन किसी चीज़ ने उसे पकड़ रखा था और बाहर आने से रोक रखा था। बेसब्री में उसने कुल्हाड़ी फिर से उठाई, डोरी को शरीर के ऊपर काट सके, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और मुश्किल से अपना हाथ और कुल्हाड़ी खून से सने हुए 2 मिनट की जल्दी कोशिश के बाद उसने डोरी को काटा और कुल्हाड़ी को शरीर को बिना बिना उसे उतार लिया। वह गलत नहीं था। वह एक पर्स था। डोरी पर 2 क्रॉस थे, एक सरप्राइज की लकड़ी और दूसरा तांबे का और चांदी के महान धागों से बनी एक तस्वीर, और उनके साथ एक छोटा चिकना समोइस लेदर पर्स था। अपनी जगह की मुश्किलों, निराशा, डर और बेतुकेपन को देखते हुए अगर वह समझ पाता कि वह जगह से निकलने और घर लौटने के लिए उसे अभी कितनी मुश्किलों का, शायद जुर्मों का पार करना है या करना है, तो बहुत मुमकिन है कि वह सब कुछ छोड़ देता और सरेंडर कर देता। और डर से नहीं, बल्कि जो कुछ उसने किया था उससे डर और नफरत की भावना खासकर उसके अंदर उमड़ रही थी और हर मिनट उसकी मजबूत होती जा रही थी। वह अब दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए बॉक्स या कमरे में नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे एक तरह का खालीपन, यहाँ तक कि सपनों जैसा माहौल उस पर हावी होने लगा। कभी कभी वह खुद को भूल जाता था, या यूं कहें कि जो जरूरी था उसे भूल जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगता था। लेकिन किचन में एक बेंच पर पानी की आधी भरी बाल्टी देखकर उसे अपने हाथ और कुल्हाड़ी धोने का ख्याल आया। उसके हाथ खून से चिपचिपे थे। उसने ब्लेड वाली कुल्हाड़ी पानी में डाल दी। खिड़की पर एक टूटी हुई तश्तरी में रखा हुआ साबुन का टुकड़ा उठाया और बाल्टी में अपने हाथ धोने लगा। जब वे साफ हो गए तो उसने कुल्हाड़ी निकाली, ब्लेड धोया और काफ़ी देर, लगभग 3 मिनट तक कुल्हाड़ी को धोया जहाँ खून के धब्बे थे, साबुन से रगड़कर। फिर उसने किचन में रस्सी पर सूखने के लिए लटके कुछ लिनन से सब कुछ पोंछा और फिर वह काफ़ी देर तक खिड़की पर कुल्हाड़ी को ध्यान से देखता रहा। उस पर कोई निशान नहीं बचा था, बस लकड़ी अभी भी गीली थी। उसने ध्यान से कुल्हाड़ी को अपने कोट के नीचे फंदे में लटका दिया। फिर जहाँ तक हो सका किचन की धीमी रोशनी में उसने अपना ओवरकोट, अपनी पैंट और अपना बूट्स के ऊपर से देखा। पहली नज़र में ऐसा लगा कि बूट्स पर दागों के अलावा कुछ नहीं था। उसने कपड़ा गीला किया और बूट्स रगड़े, लेकिन उसे पता था कि वह ठीक से नहीं दिख रहा। हो सकता है कि कुछ
ऐसा हो कि जिसे वह अनदेखा कर रहा हो, जो साफ दिख रहा हो। वह कमरे के बीच में खड़ा होकर सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में गहरे तकलीफ देने वाले विचार आ रहे थे कि वह पागल हो गया है और उस समय वह सोचने समझने खुद को बचाने में काबिल नहीं है। उसे शायद कुछ बिल्कुल अलग करना चाहिए जो वह अभी कर रहा है। हे भगवान, वह बुदबुदाया, मुझे भागना है, मुझे भागना है। और वह एंट्री गेट की तरफ भागा। लेकिन यहाँ उसे ऐसा झटका लगा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह खड़ा होकर देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजा, सीढ़ियों से बाहर का दरवाजा, जिस पर उसने कुछ देर पहले इंतजार किया था और घंटी बजाई थी, खुला हुआ था और कम से कम चेंज खुला था। न कोई ताला, न कोई बोल्ट। हर समय बुढ़िया ने सावधानी बुढ़िया ने शायद सावधानी के तौर पर उसके बाद उसे बंद नहीं किया। लेकिन हे भगवान, उसने लिजाबेता को बाद में देखा और वह कैसे कैसे यह सोचने में नाकाम रहा कि वह किसी तरह अंदर आ गई होगी। वह दीवार के पार नहीं आ सकती थी। वह दौड़कर दरवाजे पर गया और कुंडी लगा दी। लेकिन नहीं, फिर से गलत बात। मुझे भागना चाहिए। उसने कुंडी खोली, दरवाजा खोला और सीढ़ियों पर बैठकर सुनने लगा। वह बहुत देर तक सुनता रहा। कहीं दूर, शायद गेटवे पर, दो आवाजें जोर जोर से चिल्ला रही थी, झगड़ रही थी और डांट रही थी। वे क्या कर रहे हैं? उसने सबसे इंतजार किया और आखिर में सब शांत हो गया, जैसे अचानक कट गया हो। वे अलग हो गए और बाहर जाने का सोच रहा था। लेकिन अचानक नीचे के फ्लोर पर एक दरवाजा जोर से खुला और कोई गाना गुनगुनाते हुए नीचे जाने लगा। ये सब इतना शोर कैसे करते हैं? उसके दिमाग में एक बात कौंधी। एक बार फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और इंतज़ार करने लगा। आखिर में सब शांत हो गया। कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह सीढ़ियों की तरफ एक कदम बढ़ा ही रहा था कि उसे नए कदमों की आहट सुनाई दी। सीढ़ियों की आवाज़ बहुत दूर से, सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे से आ रही थी। लेकिन उसे साफ याद था कि पहली आवाज़ से ही उससे किसी वजह से शक होने लगा था कि यह कोई वहाँ चौथी मंजिल पर उस बूढ़ी औरत के पास आ रहा है। क्यों? क्या आवाज़ किसी तरह अजीब खास थी? सीढ़ियाँ बारी एक जैसी और बिना किसी जल्दबाजी के थी। अब उनके पास पहली मंजिल पार कर ली थी और अब वह ऊपर चढ़ रहा था और शायद साफ होता जा रहा था। वह उसकी बारी सांसें सुन सकता था और अब तीसरी मंजिल पर पहुंच गया था। यहाँ आ रहा हूँ। और उसे अचानक ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर बन गया है। यह एक सपने जैसा है जिसमें कोई पीछा कर रहा है, लगभग पकड़ा जा रहा है और मारा जाएगा, और वह वहीं जड़ हो गया है और अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। आखिर में जब वह अनजान आदमी चौथी मंजिल पर चढ़ रहा हो तो वह अचानक चौंक गया और बड़ी सफाई से और तेजी से फ्लैट में वापस घुस गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने हुक लिया और धीरे से, बिना आवाज़ किए, उसे कैच में फंसा दिया। सहज ने उसकी मदद की। जब उसने यह कर लिया तो वह दरवाजे पास सांस रोक कर दुबक गया। अनजान मेहमान भी जब तक दरवाजे पर आ चुका था, वे अब एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे जैसे वह अभी अभी एक बूढ़ी औरत के साथ खड़ा रहा। अब जब दरवाजे ने उन्हें अलग किया तो वह सुन रहा था। विजिटर ने कई बार हांफते हुए कहा, वह जरूर कोई बड़ा मोटा आदमी होगा। रस्कोल्निकोव ने कुल्हाड़ी हाथ में दबाते हुए सोचा, यह सच में एक सपने जैसा लग रहा है। विजिटर ने घंटी पकड़ी और जोर से बजाई। जैसे ही टिन की घंटी बजी, रस्कोल्निकोव को कमरे में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। कुछ सेकंड तक वह बहुत गंभीरता से सुनता रहा। अनजान में घंटी फिर बजाई। इंतजार किया और अचानक दरवाजे के हैंडल को जोर से और बेसब्री से खींचा। रस्कोल्निकोव डर के मारे कांटे में हिलते हुए हुक को देख रहा था और उसे हर मिनट डर लग रहा था कि कांटा खींच लिया गया है। यह जरूर मुमकिन लग रहा है क्योंकि वह उसे इतने जोर से हिला रहा था। उसका मन किया कि फास्टनिंग को पकड़ ले वह फास्टनिंग को पकड़ ले, लेकिन शायद उसे यह एहसास हो। उसे फिर से चक्कर आने लगा। मैं गिर जाऊंगा, उसके दिमाग में आया। लेकिन अनजान ने बोलना शुरू किया कि वह तुरंत संभल गया। क्या हुआ? क्या वे सो रहे थे? उनका मर्डर हो गया है। धिक्कार है उन पर। वह भारी आवाज में चिल्लाया, अरे एलियोना इवानोवना, बूढ़ी चुड़ैल लिजावेता इवानोवना, अरे मेरी सुंदरी, दरवाज़ा खोलो। ओह, धिक्कार है उन पर। क्या वे सो रहे हैं
क्या वे सो रहे हैं या क्या? और फिर गुस्से में आकर उसने पूरी ताकत में घंटी को गर्दन भर बार बार खींचा। दर्जन भर दर्जन बार खींचा। वह जरूर कोई बड़ा आदमी और जान पहचान वाला होगा। इसी समय सीढ़ियों पर पास में ही हल्के हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई और भी आ रहा था। रसकुल्निकोव ने पहले तो उन्हें नहीं सुना था। तुम यह नहीं कहते कि घर पर कोई नहीं है? नए आने वालों ने खुश होकर गूंजती आवाज में कहा, पहले विजिटर से बात करते हुए जो अभी भी घंटी बजाता रहा। गुड इवनिंग, उसने आवाज से लगता है कि काफी जवान। रसकुल्निकोव ने सोचा, शैतान शैतान को कौन बता सकता है, मैंने तो लगभग ताला तोड़ ही दिया था। कोच ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें मेरा पता कैसे चला? क्यों, परसों ही तो मैंने गैम्ब्रियंस में बिलियर्ड्स में तुम्हें 3 बार हराया था। ओह, तो वे घर पर नहीं है? यह अजीब है, लेकिन यह बेवकूफ़, यह बूढ़ी औरत कहाँ गई होगी? मैं काम से आया हूँ। हाँ, और मेरा भी उसके साथ काम है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? वापस चलें, मुझे लगता है। और मैं कुछ पैसे मिलने की उम्मीद कर रहा था, युवक चिल्लाया।